प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्वरूपों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले प्रथम श्रेणी की, जैसे कि प्रथम श्रेणी में आते हैं महाद्वीप और महासागर और ये बनती है अंतर्जात बल के कारण। फिर है द्वितीय श्रेणी के, इसमें आते हैं पर्वत, पठार और मैदान और ये बनते हैं अंतर्जात तथा बहिर्जात बल के कारण। फिर है तृतीय श्रेणी के, ये हैं घाटियाँ और डेल्टा और ये बनते हैं बहिर्जात बल के कारण। फिर है पर्वत। पर्वत पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पर्वत क्या है? सामान्य धरातल से एकदम ऊंचे, शिखर संकुचित व ढाल तीव्र होती है, तो ये होते हैं शिखर। उत्पत्ति के इनके कारण क्या है? पहले आते हैं वलित पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर अगर पर्वत देखें तो वलित पर्वत भीतर के संपीड़नात्मक बल से उठे भाग को अवनति, अपनति तथा नीचे धसे भाग को अभिनति। एक ढाल अवतल होता है और दूसरा ढाल उत्तल होता है, जैसे कि अपन देखते हैं आल्प्स में, एंडीज में और रॉकीज में। तो एक अवनति और एक अवनति किसके कारण? भीतर के संपीड़नात्मक बल से। तो अगर कोई भाग ऊपर उठ गया है तो उसको अपनति कहेंगे और नीचे धस गया है तो उसको अभिनति। और एक ढाल अवतल, एक ढाल नीचे, उत्तल। फिर है गुंबदाकार। गुंबदाकार पर्वत पृथ्वी के भीतर उबलता गर्म मैग्मा बाहर नहीं आ पाता तो धरातलीय चट्टानें गुंबदाकार रूप में ऊपर उठ जाती हैं, जैसे कि हेनरी, यूंटा और सिनसिनाटी। फिर आते हैं संग्रहित पर्वत, जो हवा, नदी, हिमनद, ज्वालामुखी द्वारा संग्रहित निक्षेपित पदार्थ एवं एकत्रित मलबे से इनका निर्माण होता है, जैसे कि फ्यूजियामा, किलिमंजारो और वेसुवियस। फिर है खंड अथवा ब्लॉक पर्वत। इसमें जब दो समानांतर दरारों का मध्यवर्ती भाग ऊपर उठ जाए या मध्य का भाग दोनों के ओर नीचे धंस जाए, दोनों भाग से नीचे धंस जाए, जैसे कि वॉस्चेस में, ब्लैक फॉरेस्ट में और सियरा नेवेदा में। फिर है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कहते हैं अपरदनात्मक प्रभाव से अछूता कठोर भूभाग आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा रह जाता है, जैसे कि अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा में। तो ये होते हैं अवशिष्ट पर्वत। फिर है आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। तो पहला आता है प्री कैम्ब्रियन पर्वत। तो इसमें मुख्य पर्वत ऐसे फेनो स्कैंडिनेविया के, अरावली और लॉरेंशियन। ये प्राचीनतम पर्वत हैं और ये आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं और सबसे प्राचीनतम है, इसलिए जीव नहीं थे तो इसलिए जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। फिर है कैलेडोनियन पर्वत। तो 36 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। पर्वतीकरण की क्रिया ये शुरू हुई थी कौन से युग में? सिलूरियन और डेवोनियन। और मुख्य पर्वत है स्कॉटलैंड के कैलोडोनियन पर्वत और भारत के सतपुड़ा या विंध्य पर्वत। फिर उसके बाद आता है हर्षनियन पर्वत, जो 24 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। निर्माण इनका परमियन तथा परमो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था और इनका नाम जर्मनी के हॉर्स पर्वत के नाम पर है। मुख्य पर्वत है इसमें अल्ताई, तियनशान और वॉस्चेस। फिर आते हैं अल्पाइन पर्वत, जो 3 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। इनका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है और ये नवीनतम मोरदार पर्वत हैं, जैसे भारत का हिमालय, कुनलुन और काराकोरम। फिर ऊंचाई के अनुसार पर्वतों का अगर वर्गीकरण करें तो सबसे अधिक ऊंचे होते हैं जो होते हैं 6000 फीट या फिर 2000 मीटर से ऊंचे। फिर साधारण ऊंचाई वाले पर्वत जो 1500 से 2000 मीटर और 4.5 से 6000 फीट। फिर कम ऊंचे पर्वत जो 3000 से 6500 फीट और 1000 से 1500 मीटर। और निम्न पर्वत जो 2000 से 3000 फीट और 700 से 1000 मीटर। अब पहले अपन देख लेते हैं रॉकी पर्वत। तो पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वत है, विश्व की सबसे दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है और सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट अल्बर्ट है। तांबे के भंडार यहाँ पे खूब मिले हैं और अंतर पर्वतीय पठार स्थित हैं। नदियों के उद्गम यहाँ से काफी हो रहा है और उत्तरी अमेरिकी प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है, उत्तरी अमेरिकी तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट से। फिर है अपलेशियन पर्वत। तो पूर्वी भाग में प्राचीन वलित पर्वत मिलता है ये अमेरिका के में और सबसे ऊंची चोटी इसकी मिशेल है और इसके पास में पिडमोंट का निर्माण हुआ है इसके पूर्वी ढाल के पास में। उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है एंडीज पर्वत। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में नवीन वलित पर्वत है, सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है और अंतः पर्वतीय पठार मिलते हैं, जैसे बोलिविया, एल्टीप्लेनो पठार और मुख्य चोटी इसकी चिम्बराजो है। बहुत सी ज्वालामुखी चोटियां भी मिलती हैं, जैसे ओजस डेल सलादो, कोटोपैक्सी। और दक्षिण अमेरिका तथा नाजका प्लेट के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है।
एटलस पर्वत तो यह नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यह पर्वत मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोबेकल है और यह पर्वत अटलांटिक तथा भूमध्य सागरीय तट रेखा को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। उसके किलिमंजारो पढ़ लेते हैं। यह तंजानिया में पूर्वी अफ्रीकी ब्रंश घाटी के पास स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है तथा विश्व का सबसे ऊंचा एकांकी रूप से खड़ा पर्वत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में 3 ज्वालामुखी शंकु हैं जैसे कि कीबो, मोवेंजी, शीरा और कीबो सुषुप्त ज्वालामुखी तथा मोवेंसी शीरा मृत ज्वालामुखी। आप्स क्या है? इस नवीन वलित पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से 8 देशों में पाया जाता है: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको और इटली, लिंक्सटेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया। फिर है यह पूर्ण यूरोप में है और विस्तृत तथा ऊंची श्रेणी है सबसे, ठीक है। इस पर्वत का निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। इस श्रेणी में तांबे, सोने आदि के भंडार पाए जाते हैं। इस श्रेणी में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुत सी चोटियां हैं। मैटरहॉर्न इस पर्वत की अन्य प्रमुख चोटी है और पर्वत राइन, रोन तथा पो नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में गहन वनस्पति खनिज भंडार पाए जाते हैं, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कौन सा पर्वत देखते हैं? उसके बाद देखेंगे अपन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है। यह श्रेणी केप यॉर्क प्रायद्वीप से कौन सा ग्राम्पियन श्रेणी तक विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा विक्टोरिया में स्थित है। इस पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढाल पर भारी बारिश होती है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोस्सिकोइस्को, जो स्नोई पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी इससे उद्गम होती है जैसे मरे और डार्लिंग का, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया। अब आते हैं पठार। पठार होते हैं कुछ उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर पठार है लावा निर्मित पठार, जैसे दरारी उद्भेदन से लावा प्रवाह निकलता है। क्षारीय लावा के परत के ऊपर परत जमने से स्थलखंड आसपास के भूभाग से ऊंचा उठ जाता है। दक्कन का पठार जैसा और पुलविया का पठार इसके उदाहरण हो गए। फिर हिमानीकृत पठार, तो हिमनद अपरदन द्वारा पर्वत को घिसकर हिमनद की अपरदन एवं निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाले पठार, ठीक है। भारत के गढ़वाल के पठार और लेब्राडोर, अलास्का के पठार। फिर है वायुजनित पठार, पवनों द्वारा लाई गई मिट्टी से अत्यधिक निक्षेपण से बने पठार, जैसे कि पाकिस्तान का पोतवार पठार और चीन का लोयास का पठार। फिर है जलज पठार, तो समुद्री भाग तथा भूसन्निधियों में निरंतर जमा हुए अवसाद आंतरिक हलचलों के कारण समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं। इन्हें कहते हैं कौन से? जलज के पठार। उदाहरण है सान का पठार, म्यांमार। फिर स्थिति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, तो अंतर पर्वतीय पठार, जैसे पठार पर्वतों से घिरे होते हैं। निर्माण अंतर जात बल के द्वारा वलित पर्वतों के निर्माण के साथ होता है और उदाहरण है तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार। फिर पर्वत पदीय पठार, तो पर्वत के पदेन क्षेत्रों में स्थित होते हैं ये। गिरिपद पठार भी कहते हैं तथा पिडमाउंट पठार भी कहते हैं। एक तरफ ऊंचे पर्वत से घिरे होते हैं तथा दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं। उदाहरण जैसे पैटागोनिया का पठार। फिर है महाद्वीपीय पठार, ये पर्वतीय क्षेत्र से दूर होते हैं, मैदान मैदान से तथा सागरीय तटों से घिरे रहते हैं और ये लावा के निक्षेप होते हैं। तो ये मैदानों से तथा सागरीय तटों से घिरे लावा के निक्षेप होते हैं, जैसे साइबेरियन शील्ड हो गया और कैनेडियन शील्ड हो गया, पर पर्वत क्षेत्र से दूर। अब उसके बाद है विकास की अवस्था के आधार पर पठार। तो पहला है नवीन पठार। इन पठारों पर अपरदन की प्रक्रिया अत्यधिक सक्रिय है। इन पर बहने वाली नदियां घाटियां बनाती हैं, जैसे कि कोल्डेरा का पठार। फिर प्रौढ़ पठार, यह पठार पुराने एवं अपरदित है, उबड़ खाबड़ व विषम धरातल है और इनके किनारे सीढ़ी नुमा है, जैसे अपलेशन का। फिर वृद्धावस्था के पठार, तो अपरदन के कारण पठार के उच्चावच मैदान में परिवर्तित हो गए हैं, जैसे रांची का पठार, ठीक है। अब है फिर पुनर्युवनित पठार, तो वृद्ध पठार का आंतरिक हलचल से पुनः उत्थान हो जाए, जैसे कि मिसौरी, यूएसए का। फिर जलवायु के आधार पर पठार, तो एक होता है आर्द्र पठार, जैसे उच्च आर्द्रता तथा अच्छी वर्षा में यहाँ पे होती है मेघालय और मालागासी के पठार। फिर शुष्क पठार, पठारों पर वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे कि पोतवार का पठार। फिर है हिमाच्छादित पठार, ऊंचे क्षेत्रों में
तथा उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। अत्यधिक कम तापमान के कारण वर्ष भर हिमाच्छादित पठार रहते हैं, हिम रहती है यहाँ पे, जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का पठार। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट, अपन पठार देखते हैं। इम्पोर्टेंट पठार में आता है पहले बोलीविया पठार। तो यह पठार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत तथा कैस्केड श्रेणी के बीच स्थित है। यह मुख्यतः यूएस के वॉशिंगटन और ओरेंगटन, इडाहो राज्यों में विस्तृत है। फिर है, यह अंतर पर्वतीय पठार है, अतः यहाँ आर्द्र शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। ज्वालामुखी पठार है तथा इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है। कोलंबिया नदी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदी स्नेक इस पठार पर बहती है, अतः इस पठार को स्नेक का पठार भी कहते हैं। इस पठारी क्षेत्र में सेज ब्रश झाड़ियां पाई जाती हैं, जो केवल ग्रीष्म ऋतु के दौरान इस पठारी क्षेत्र में कृषि की जाती है। यह पठार सूटकेस फार्मिंग के लिए विख्यात है। फिर आता है कोलोराडो का पठार। वह पठार रॉकी पर्वत के वॉस्टर श्रेणी तथा यूइंटर श्रेणी के भीतर में स्थित है। यह मुख्यतः यूएस के उटाह, कोलोराडो और एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यह पठार चूना पत्थर से बना है। इस पठार पर कोलोराडो तथा उसकी सहायक नदी जैसे ग्रीन, लिटिल कोलोराडो, सॉन जुआन आदि बहती हैं। यह नदी या इस पठारी क्षेत्र में अपरदन करके गहरी घाटियां एवं कैनियन का निर्माण करती है। इस पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है स्थित है, जिसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ये एरिज़ोना में स्थित है। इस पठार से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन कैनेडियन राष्ट्रीय उद्यान, फिर कैनियन लैंड राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कैनेडियन शील्ड। तो इसे लोरेंशिया का पठार भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे पुराने भूभाग में से एक है। यह पुरान कटा फटा पठार है। अधिक अपरदन के कारण इस पठार की ऊंचाई लगभग 300 से 400 मीटर है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत खनिज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट, लोएस, निकल, सोना, चांदी। इस क्षेत्र में कनाडा के ओंटेरियो राज्य में सडबरी नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा निकल का उत्पादक है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं, इस कारण बहुत सी मीठी झीलों का निर्माण हुआ है। फिर है अगला बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार कहाँ पे मिला है? एल्टी प्लानो, और इसको एल्टी प्लानो का पठार भी कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार है। यह पठार मुख्यतः बोलीविया में विस्तृत है, परंतु इसका कुछ भाग पेरू, चिली तथा अर्जेंटीना में भी स्थित है। यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, अतः इस पठारी क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति झाड़ियां एवं घास है। इस पठार पर लवणीय झीलें पाई जाती हैं। इस पठार पर पोपो झील स्थित है, अब सूख चुकी है। इस पठार पर मीठे पानी का टिटिकाका नामक झील स्थित है। यह ज्वालामुखी पठार तथा लावा की परत पाई जाती है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं, मुख्यतः टिन तथा टंगस्टन के। और बोलीविया की राजधानी लापेज स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, और अंतःजलीय पर्वतीय तंत्र यहाँ पे पाया जाता है। फिर है पैटागोनिया पठार। यह मुख्यतः चिली तथा अर्जेंटीना में स्थित है। इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है। कोलोराडो नदी इस पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है तथा एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यह शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है, जो एक ठंडा मरुस्थल है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर आता है कौन सा? फोउटा जलोन का पठार। तो यह पठार गिनी उच्च भूमि का भाग है, मुख्यतः मध्यवर्ती गिनी में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा प्राप्त होती है, और इसे पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ एवं पश्चिमी अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस पठारी से क्षेत्र से गीबिया और सेनेगल और तीन किसो नदियां का उद्गम होता है। निकटवर्ती 8 देश इस पठारी क्षेत्र से जल प्राप्त करते हैं, जैसे गिनी, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, माली, मोरेटानिया, नाइजर, सेनेगल, सियरा लियोन। यह पठार पश्चिमी अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करता है। इस पठार का सर्वोच्च बिंदु माउंट लौरा है, और यह बालू पर्वत से निर्मित पठार है, जिस पर नदियों के अपरदन से गहरी घाटियां व कैनियन का निर्माण हुआ है। खनिज संपन्न पठार है, लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं। फिर है कटंगा पठार। तो यह पठार कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य तथा जाम्बिया में स्थित है। इसे साबा पठार भी कहते हैं। ऊंचाई के कारण इस पठार के क्षेत्र के आसपास की तुलना में ठंडा है, और यहाँ तांबे तथा कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। इस पठार से लुआलाबा नदी का उद्गम होता है, जो अन्य धाराओं के साथ मिलकर कांगो नदी का निर्माण करती है, और कृषि पशुपालन भी यहाँ पे किया जाता है। फिर अगला पठार आता है फिनो स्कैंडेनेवियन। तो यह पठार यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह विश्व के सबसे पुराने भूभाग में से एक है, अतः शील्ड का उदाहरण है, तथा यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे लो, अयस्क, तांबा।
अब आते हैं मैदान। तो मैदान किसको कहते हैं? जिनकी समतल, क्रमिक मंद ढाल हो तथा निम्न उच्चावच वाले धरातलीय भूभाग और ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। फिर संरचनात्मक मैदान, जिसमें पटल विरूपणी क्रिया के अंतर्गत महातेश जनक बल द्वारा भूपटल में उत्थान या अवतलन हुआ हो, उसके कारण इनका निर्माण होता है। तो किससे? पटल विरूपणी क्रिया के अंतर्गत महातेश जनक बल द्वारा इनका निर्माण होता है। फिर जैसे केरल का मालाबार तट और बेल्जियम हॉलैंड के मैदान, ठीक है। अब अपरदनात्मक मैदान देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो नदीकृत अपरदनात्मक मैदान, ये विषम धरातल को अपरदन के द्वारा समतल बनाकर बनाया जाता है। इसमें संप्राय जैसे पैनी प्लेन, फिर कठोर चट्टानें जो अपरदित नहीं होती उनको कहते हैं मोनाडॉक। और पेरिस व लंदन बेसिन इसके उदाहरण हैं। फिर हिमानीकृत मैदान, तो इसमें हिमानी अपरदन से उच्च भूभाग घिसकर सपाट हो गया हो, हिमनद के नीचे का धरातल रगड़ घर्षण से समतल हो जाता है, तथा इसके उदाहरण है कनाडा और स्वीडन और फिनलैंड में हिमानीकृत मैदान। फिर है वायु घर्षित मैदान, जैसे कि यांत्रिक अपक्षय द्वारा ढीले एवं टूटे शैल कण हवा उड़ाकर ले जाती है। और वायु घर्षित मैदान को पैडी प्लेन कहते हैं और उत्थित चट्टानों का यह हवा अपकर्षण करती है। फिर है कास्ट के मैदान, चूने की शैल वाले क्षेत्र में भूमिगत जल के अपरदन से धरातलीय विषमताएं समाप्त हो जाती है, जैसे कि नैनीताल में, अल्मोड़ा में और यूगोस्लाविया में। फिर है निक्षेपण के आधार पर मैदान। तो पहले आते हैं जड़ोर व कंपीय मैदान। तो नदियों द्वारा ऊंचे भागों से अपरदित मलबा निम्नवर्ती भागों में निक्षेपित किया जाता है, जिसके कारण इनका निर्माण होता है। और स्थिति के अनुसार इन्हें भावर, तराई, भांगर, खातर या डेल्टा मैदान कहा जाता है। फिर है हिमोड़ मैदान। तो हिमानी द्वारा किए गए निक्षेपण से, अब हिमानी द्वारा निपेषण से भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि हिमानी द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, बजरी से मैदान जो बनता है वो टिल मैदान, और हिमानी के पिघले जल से बारीक मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित मैदान अवक्षेप मैदान कहलाते हैं। फिर है लोयास के मैदान। तो मरुस्थलीय प्रदेश में हवा के कारण प्रवाहित बारीक मिट्टी के जमाव से इनका निर्माण होता है, जैसे चीन, अर्जेंटीना और कैस्पियन सागर के सहारे। फिर लावा निर्मित मैदान, तो दरारी उद्बेसन से क्षारीय लावा पतली चादर के रूप में फैल जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत में दक्कन और जावा द्वीप, ठीक है। फिर झील निर्मित मैदान, जैसे कि उपजाऊ मैदान होते हैं और नदी के अवसाद निक्षेपण से झील भर जाती है, और कभी आंतरिक हलचल से झील की तली ऊपर उठ जाती है। तो या तो नदी के अवसाद निक्षेपण से झील भर जाती है, या फिर आंतरिक हलचल से झील की तली उठ जाती है और पानी तो निकल ही जाता है। तो इस जैसे हंगरी का मैदान और अमेरिका के पेरेरी मैदान। अब फिर अपन देखते हैं इसके कुछ उदाहरण कि मैदान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैदान में आते हैं पहले प्रेरी मैदान। यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यह मध्यवर्ती मैदान प्रदेश का उत्तरी भाग है। यह घास के मैदान कनाडा तथा यूएस में विस्तृत हैं। इन घास के मैदानों में चर्नोजम मृदा मिलती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। यहाँ मृदा काले रंग की नजर आती है। यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है तथा पौष्टिक घास पाई जाती है। इन घास के मैदानों का उपयोग कृषि व पशुपालन के लिए किया जाता है। शिकागो में मांस प्रसंस्करण इसके लिए विख्यात है। फिर गेहूं, मक्का आदि की खेती की जाती है। यूएस की मक्का पेटी कहा जाता है। और प्रेरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा को विश्व के अग्रणी गेहूं निर्यातक देश बनाते हैं। फिर प्रेरीज में स्थित मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं तथा इनकी देखरेख काउबॉय करते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु बाइसन, कोयट, गोफर, प्रेरीज कुत्ता है। मूल निवासी रेड इंडियन है। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां अपाचे, क्रो, क्रीप, पोनी है, ठीक है। प्रेरीज घास के मैदान में ओल्डर, पॉपुलर, विलो जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। फिर अगला आता है पैम्पस घास के मैदान। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो मुख्य अर्जेंटीना में स्थित है। ये घास के मैदान ब्राजील तथा उरुग्वे के कुछ भाग में पाए जाते हैं। इस घास के मैदान में चरनोजम मृदा पाई जाती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यह काले रंग की उपजाऊ मृदा है। इन घास के मैदानों में पौष्टिक घास का विकास होता है। यहाँ अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। इन घास के मैदान का उपयोग कृषि तथा पशुपालन के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य गेहूं उत्पादन किया जाता है। और अर्जेंटीना गेहूं का अग्रणी निर्यातक देश है। 20वीं शताब्दी के अंतिम काल से पंपास के कुछ भाग में उपयोग अंगूर की खेती के लिए किया जा रहा है। अर्जेंटीना का मेडोन्सा नाम का शहर वाइन उत्पाद के लिए विख्यात है। फिर है सवाना घास के मैदान। तो यह घास के मैदान विषुवत रेखीय क्षेत्र के दोनों ओर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जिनमें ग्रीष्म तथा शीत ऋतु का निर्माण होता है।
यहाँ घास व वृक्ष झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, यहाँ घास, वृक्ष, झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। सीमित वर्षा के कारण यह लंबी, मोटी व पौष्टिक घास का विकास होता है। इस घास के मैदान में विश्व के सबसे बड़े स्थलीय जीव पाए जाते हैं। वन्य जीवों के कारण प्राचीन काल में यहाँ शिकार किया जाता था, अतः इसे लैंड ऑफ बिग गेम भी कहते हैं। फिर बेल्ट क्या है? यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च पठार में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसका विस्तार स्वाजीलैंड, लोसोतो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना में भी है। इस घास के मैदान में लाल घास पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदी वोल है। इस घास के मैदान का उपयोग कृषि, पशुपालन में किया जाता है। मक्का की यहाँ की प्रमुख फसल है और वेल्ड प्रदेश में मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। और गेहूँ और जौ यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ मेरिनो भेड़ की किस्म की ऊन विख्यात है। फ्रेश स्टेपी, यह यूरेशिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इस मैदान क्षेत्र में अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ मुख्य छोटी घास का विकास होता है। इस मैदानी क्षेत्र में विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु ठंडी होती है। इस मैदानी क्षेत्र में चन्नोजम मृदा पाई जाती है। उपजाऊ मृदा के कारण इस मैदान का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है तथा पौष्टिक घास के कारण यहाँ पशुपालन भी किया जाता है। इस मैदान का विस्तार डैन्यूब नदी से लेकर चीन तक है। यूरेशियन स्टेपी विश्व के सबसे बड़े शीतोष्ण घास के मैदान है। यह घास के मैदान की पट्टी लगभग 18,000 किलोमीटर में विस्तृत है। फिर पश्चिम में हंगरी तथा पूर्व में मंचूरिया तक स्थित है। घास के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। हंगरी तथा आसपास के देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, स्लोवाकिया में विस्तृत स्टेपीज को पुष्टाज कहा जाता है और इसे पैनोनियन स्टेपी भी कहते हैं। यह यूरेशियन स्टेपी का ही पृथक भाग है। पुष्टाज और स्टेपी के दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी और जो भी आप हटा दो। फिर है मंचूरिया के मैदान। यह चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यह चन्नोजम मृदा पाई जाती है। यहाँ पौष्टिक घास का विकास होता है। यहाँ के पशुपालन का विकास किया जाता है और यहाँ मैदानी क्षेत्र में कृषि भी की जाती है तथा यह लो ऐश के भंडार पाए जाते हैं। यह एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे फुसबन, सयांग, अनशन। यह तीनों स्थान सम्मिलित रूप से मुकेदेन त्रिभुज कहलाते हैं। फिर आते हैं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान। यह दक्षिण आल्प्स के दक्षिण में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इस मैदान क्षेत्र का उपयोग मुख्यतः पशुपालन के लिए किया जाता है। पशुपालन और इस घास के मैदान के कारण न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है और न्यूजीलैंड गेहूं, दुग्ध पदार्थ व भेड़ मांस के लिए निर्यात करता है। अगला है मरुस्थल। मरुस्थल क्षेत्र वहाँ जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति का विकास होता है और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय और उच्च अक्षांशीय। तो मुख्य मरुस्थल 25 से 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं? इसके कारण है 30 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी स्थित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बादल निर्माण प्रक्रिया सीमित हो जाती है। फिर व्यापारिक पवनें पूर्वी तट पर वर्षा लेकर आती हैं, परंतु जब तक ये पवनें महाद्वीप के पश्चिम भाग तक पहुंचती हैं, शुष्क हो जाती हैं। फिर पश्चिमी तटों के समीप ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण की मात्रा कम और वर्षा की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं।